को नमस्कार। ये सत्र जो अभी योग का रहा बहुत ही अच्छा रहा। मैं थोड़ी देर जुड़ पाया इसमें और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ भी पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसी सत्र को अब आगे लेते हुए जो हमारा केस स्टडी का प्रेजेंटेशन है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अब तक हम लोगों के पास करीब 52 केस स्टडीज आ गए हैं। और उन केस स्टडीज को हम एक एक करके कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको वैलिडेट करवा लें, उसकी पुष्टिकरण करवा लें। और वो पुष्टिकरण की जो प्रक्रिया है वो इसी तरह से चलती है कि हम साथ साथ हमारे किसान भी होते हैं और साथ में हम उस वैलिडेशन को, जब वो हमारे केस स्टडी का फॉर्मेट है, हम उसे पढ़ते हैं और उसे हम वैलिडेट करवा लेते हैं। सो इसी सत्र में मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मैंने थोड़ा मुन्नीलाल जी को बोला था कि हम 7 बजे शुरू करेंगे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत पास पहुंच गए हैं हम उसके। इसीलिए आज पहला जो केस स्टडी है वो प्रेजेंट करेंगे रवि आदित्य जी। मैं रवि आदित्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने केस स्टडी को प्रेजेंट करें। और इसी सत्र में उसके बाद शुभम पुंडीर जी हैं। रवि आदित्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जो सक्सेस स्टोरी मैंने बनाई है वो बिहार भोजपुर के किसान है बिंदेश्वरी तिवारी जी, उनके बारे में। वो दारीदी गांव, वो भी आर्मी से रिटायर्ड। 2018 में जैविक खेती के प्रशिक्षण के बाद इस चीज की शुरुआत की कि वो कि जैविक खेती अपने जीवन में, अपने परिवार में इस चीज को लेकर के आगे जाएं। और अपने 1 एकड़ के प्लॉट में, जो उनके पास कुल प्लॉट के अलावा, उन्होंने इस चीज को एक शुरुआत की कि 10 एकड़ की उनकी कुल प्लॉट थी, उसमें 1 एकड़ के प्लॉट को उन्हें चिन्हित किया, मुझे जैविक खेती करनी है। इसमें उन्होंने मेंथा को फोकस किया, गेहूं को फोकस किया, धान को फोकस किया, और काफी अच्छे तरीके से इस चीज को प्रयोग में उन्होंने वो लेकर के आए। शुरुआती समय में वो अपने 1 एकड़ के प्लॉट उन्होंने इसकी खेती शुरुआत की, और काफी अच्छे तरीके से बीजामृत, घन जीवामृत सभी चीजों को प्रयोग करते हुए उससे उन्हें 30 लीटर मेंथा ऑयल की प्राप्ति हुई, जिसे वे 1450 रुपये प्रति लीटर की दर से उन्होंने उसको बेचा। फिर अगले सीजन में जब वो धान की ओर गए, तो क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल, एक प्रयोगधर्मी किसान रहे हैं, उन्होंने इस चीज को अपने ऊपर में ला करके वो उत्तर प्रदेश से काला नमक राइस की बीज 15 किलो बीज वो अपने यहाँ मंगवाए, जिसकी मूल्य वो 150 रुपये किलो उन्होंने उसको खरीदा। उसको उन्होंने उसी प्रक्रिया से जो चीज उन्होंने सीखा था उस चीज को प्रयोग किया और अपने यहाँ उस चीज को शुरुआत की। इसमें उन्हें लगभग अपने में 9 क्विंटल उन्हें धान की प्राप्ति हुई, जिसे वे 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उन्होंने उसको बेचा। एक संक्षेप ये उनके बारे में यही चीज थी कि एक एक चीज को वो हमेशा 4 महीने पूर्व ही इस चीज की प्रयोग अपने में लाते थे कि मुझे नेक्स्ट सीजन में क्या करना है, कहाँ किस चीज की एक लर्निंग्स होती थी, कहीं भी वो सीखने की कोशिश करते रहे और उसको प्रयोग में लाते हैं। उनके पास पशु में 3 पशु उनके पास में हैं, और साथ में वो इस चीज में मेंथा का प्रयोग, और साथ में बाजरा का, पल्स का, मस्टर्ड का, सभी चीज का प्रयोग वो करते हैं। जो प्रैक्टिस वो अपने में अडॉप्ट किए इस चीज में, जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग के लिए, वो जीवामृत बनाना, घन जीवामृत बनाना, बीजामृत करना, मल्चिंग करना, ये सारी चीज को प्रयोग अपने उस खेत में वो करते रहे हैं। जो एक मेजर अचीवमेंट उनके लिए कहा जाए, मेजर अचीवमेंट जो थी वो 2 चीजें उनकी थी। एक था कि पैसे के रूप में मेंथा की खेती करना और काले नमक राइस के ऊपर में करना। ये 2 चीज एक ऐसी थी जिन्होंने अपने वो खेत में इसका प्रयोग किया। इसको आप एग्जाम्पल बतौर देख सकते हैं कि जहाँ 450 रुपये की उनकी खर्च हुई थी मेंथा पे, वो उसे 1450 रुपये प्रति लीटर उन्होंने उसको बेचा था। ठीक उसी प्रकार जब वो 15 किलो, जब उसकी बीज, धान की बीज वो उत्तर प्रदेश से लेकर के आए, उसे उन्होंने 100 रुपये प्रति किलो की दर से उसको बेचा। इसकी मार्केटिंग में उन्होंने छोटे बड़े पैकेट का सहारा लिया, जो कि ट्रांसपेरेंट पैकेट थे, 5 किलो के, 1 किलो के। इससे उन्होंने लोकल मंडियों में इसको जाकर के बेचा, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि एक इनके साथ एक जो सर्टिफिकेशन की इशू थी, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, समस्या इनके लिए बनी थी, लेकिन इन्होंने इसको दूर किया क्योंकि वो सामने से बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मार्केटिंग कर रहे थे। काला नमक के खासकर जो इनके जो फोकस्ड कस्टमर थे, उन्होंने शिक्षा व्यवसाय के साथ साथ जितने भी डॉक्टर्स थे उनको चिन्हित किया। और पहले, क्योंकि ये हम दोनों साथ में इस चीज की हम लोगों ने कोशिश की थी कि डॉक्टर्स को और प्रोफेसर्स को, यानी जो शिक्षित वर्ग था, उसको उन्होंने इसको चिन्हित
इस सबों के अलावा बिंदेश्वरी जी अपने 3 बैचों के साथ 150 किसानों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया था। अब मैं बिंदेश्वरी जी को आमंत्रित करूंगा, वो अपने बारे में संक्षेप में 1 मिनट में अपनी बातों को कहें। धन्यवाद। बिंदेश्वरी जी बोलिए, आइए। अनम्यूट कीजिए बिंदेश्वरी जी, अनम्यूट कीजिए पहले उसको। जी जी। ओम, सबको ओम। मैं एक सूबेदार बिंदेश्वर तिवारी, ग्राम डारीडीह, पंचायत बागर, जिला भोजपुर का निवासी हूँ। मैं 12 में रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होने के बाद मैं बाबा के यहाँ योग शिक्षक में योगा के लिए गया। वहाँ योगा करने के बाद मैंने बायोगैस प्लांट देखा। वहाँ देखने के बाद मैंने आया, आते ही मेरे से किसान लोग अप्रोच किए और मैंने लगा लिया। उसके बाद से नेचुरल फार्मिंग करने लगा। थोड़ा सहने वाली ये प्रैक्टिस है, क्योंकि उस समय उपज बहुत कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे हर साल बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते मैंने फिर मेंथा का किया। मेंथा पिपरमिंट भी बोलते हैं, मिंट भी बोलते हैं, उसको किया। उसमें अच्छा खासा, गर्मी में कोई खेत हमारे यहाँ सब खाली रहता है, उसमें हमने अच्छा खासा पैसा हुआ। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश से काला नमक धान मंगवाया। मंगवाने के बाद उसकी खेती की। थोड़ा बड़ा फसल वाला हमको बीज मिल गया, तो जिसकी हाइट बहुत अच्छी अधिक होती है, उससे भी अच्छा हमको लाभ मिला। और खाने में बहुत टेस्टी है और इतना सुगंधित है। मैंने पैकेजिंग करके एक 1 किलो और 5 किलो के उससे, और हमने लोकल मार्केट, लोकल आदमियों को पकड़ के, और इसको, जिसमें रवि आदित्य जी बहुत सहयोग दिए, डॉक्टर भुवनेश्वर राय जी से भी, क्योंकि उन्हीं के बेल्ट में ये खेती होता है। गवर्नमेंट ने भी आदेश दिया है उधर खेती करने के लिए। तो इन लोगों ने साथ दिया और अभी हम हर समय अल्टरनेट करते रहते हैं कि अभी क्या करना है। अभी मैं बस शाहभोग और कतरनी चावल जो होता है उसको लगाता हूँ, और वो अपने खाने के लिए भी होता है, और उसको हम बाजार में जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको हम देते हैं। थोक में देते हैं या छोटा पैकेट में, जिस रूप में वो मांगते हैं उस रूप में हैं। भी हमारा 100 रुपए के करीब में चला जाता है। पिछले साल एक ही आदमी 75 रुपए के रेट से 3 क्विंटल चावल ले लिया। तो अभी जब मार्केट ये मध्य प्रदेश में जो लगा था, उसमें हम जा नहीं सके किसी कारणवश, क्योंकि हमारे साथ मजबूरी थी 1 साल बाहर नहीं निकलना। तो हमारे दोस्त उमा शंकर जी लेकर गए थे। वहाँ भी 2-4 किलो 5 किलो भेजा था। 800 रुपये जो भी रेट लगा उसके अनुसार हुआ। तो यही हमारी ये है सर। और हम सोचते हैं कि जो भी हम अपने लिए या लोगों के लिए करें, वो जो खेती है वो नेचुरल फार्मिंग ही करे। जो हमारे पास होता है बायोगैस से जो सैलरी निकलती है, उसको खाद बनाकर, और जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, और केचुआ से जो निकलता है वर्मिंग वाश, उसका भी हमने प्रयोग किया। माठा से, जो दही को रख के या गाय के मूत्र को शीशे की बोतल में रखकर, वो चने वगैरह पर, हम किसी चीज पर अपने खेत में कोई भी केमिकल चीज नहीं डालते हैं। बहुत बहुत यही है। धन्यवाद बिंदेश्वरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड रवि आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी सत्र में मैं शुभम पुंडित जी को बोलूंगा, उसके बाद मुख्तार का आएगा। शुभम पुंडित जी। नमस्कार सभी को। हमने एक फार्मर की सक्सेस स्टोरी तैयार की है हरियाणा के। उसमें मैं पर्सनल डिटेल्स पे जाता हूँ। नाम फर्स्ट में है हमारे हरिंदर कुमार जी है, उनकी मेल आईडी है, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस। सबसे पहले हम फार्मर की डिटेल्स में जाते हैं। हरिंदर कुमार जी पिछले 2 सालों से 2 एकड़ में 5 वर्षों से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कर रहे हैं।
उन्होंने स्टार्टिंग में जब की थी तो उनकी फसल में बहुत उत्पादन में भी प्रॉब्लम आई थी। तो जैसे जैसे थोड़े थोड़े एरिया में उन्होंने जो जैविक और प्राकृतिक खेती करना आरंभ किया, करते करते उन लोगों को उत्पादन में कमी तो आ रही थी। तो सर मेरे फोन भी आने लोगों के, सर उत्पादन में बहुत कमी आई। तो जैसे जैसे हर साल बढ़ाने लगे अपने एरिया को भी और उत्पादन में अच्छी फिर ग्रोथ होने लगी। तो इसी प्रकार उन लोग उत्पादन बढ़ाने लगे। तो पलवल इनका डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से उन लोगों को मार्केट में प्रॉब्लम आने लगी। तो इन लोकल स्तर पर भी मार्केट करने लगे। मार्केट में करते करते तो अलग अलग कंपनी की तरफ से भी इन लोगों के पास डिमांड आने लगी, जैसे स्वेगी और जू टोमेटो। तो उन लोगों को बल्क मात्रा में ये चीजें वेजिटेबल भी देने लगे। तो इसी अगला पॉइंट आता है इनके पास, इनके पास 2 गायें हैं। थर्ड पॉइंट हो गया इनके पिछले 5 ईयर से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। टोटल एरिया इनके पास 2.5 एकड़ है। 5 पॉइंट हो गया इनके 2 एकड़ में कर रहे हैं। 6 पॉइंट हो गया ये वेजिटेबल्स में लौकी, प्याज, मूली, पोटैटो, मटर, मशरूम, बोटल गार्ड, पालक, कैरेट, गोभी अन्य सब्जियां उगा रहे हैं। ये अपने खेतों में जाके 7 पॉइंट हो गया जीवामृत, घन जीवामृत, गाय का गोबर, FIM ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं। फील्ड की प्रैक्टिस में इन्हें एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया हुआ है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की साइड से, करनाल से। इनका सर्टिफिकेशन PGS के थ्रू हुआ है, हमारी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के थ्रू। मार्केटिंग के लिए ये लोकल स्तर पर ज्यादा करते हैं। दूसरा, इन लोगों को मार्केटिंग के लिए लोकल में ज्यादा करते हैं मार्केटिंग। उसके बाद ये स्वेगी और जू टोमेटो को बल्क मात्रा में वेजिटेबल शेयर करते हैं। हाँ जी, 13 पॉइंट हो गया। अब इसी के मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक बार हरेंद्र जी, थोड़ा सा अपने बारे में जो चीजें हमने आप लोगों से ली है वे चीजें सही है, थोड़ा सा एक बार हरेंद्र जी मैं आप चीज को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हरेंद्र जी। नमस्कार सभी को। मैं हरिंदर बैसला पलवल हरियाणा से, और सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि जो भी शुभम जी ने मेरे बारे में डिटेल दी है वो मेरे से बार बार डिटेल लेते रहते हैं और बड़ी सटीकता से डिटेल ली है, और जो भी जानकारी उन्होंने मेरे से ली है वो सारी सही है। और हम इसी प्रकार पिछले 5 वर्षों से जैविक खेती और नेचुरल खेती अलग अलग तरीके से, अभी मैं आपको फील्ड भी दिखा रहा हूँ। मैंने टमाटो का प्लॉट है, इसको काफ़ी अच्छा सजा हुआ है। इसी तरह से हम अन्य तरह की खेती समय अनुसार करते हैं, और जो हमारी मार्केटिंग है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप है, जोमेटो, स्विगी वगैरह। जो भी डिटेल शुभम जी ने दी है वो सारी ठीक है, और इसमें ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत अच्छा रास्ता है। यदि सभी किसान इस रास्ते पर आए तो सभी का इनकम भी बढ़ सकती है, और काफ़ी तरह की जो भ्रांतियां फैली हुई हैं तरह तरह की कि भाई जैविक खेती घाटे का सौदा है, उसको आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ फील्ड के अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। और इसमें आप देख रहे हो काफ़ी समय से घाटे का सौदा शुरुआत में कुछ दिनों में होता है, लेकिन फिर बाद में कन्वेंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसी तरह से जब कोई भी दिक्कत आई थी तो शुभम जी की जो टीम है, दिव्य योग ट्रस्ट है, और इन काफ़ी लोगों ने हमारा अच्छा साथ दिया और सर्टिफिकेशन में भी अच्छा साथ दिया। और आज भी कंटिन्यू क्रॉप बाय क्रॉप जानकारी लेते रहते हैं और पूरी डिटेल किसानों के साथ साझा करते हैं, और अपने स्तर पर मीटिंग करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद हरेंद्र जी। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपकी जो टाइप्स है अच्छी कंपनियों के साथ है। इसी तरह मैं उम्मीद करूंगा कि आपके साथ और लोग जुड़े और आप लोगों को इसके बारे में बताएं, और ये जो नेचुरल फार्मिंग का जो काम है ये आगे और अग्रसर बढ़े। धन्यवाद शुभम जी। इसी सत्र में मुख्तार जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुख्तार जी अपना प्रेजेंटेशन दें, उसके बाद दिनेश जी। सभी को नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद कर्नाटक से।
मैं आज बात कर रहा हूँ कर्नाटक के फार्मर षण्मुखप्पा शाबादी के बारे में। उनका केस स्टडी मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। षण्मुखप्पा शाबादी कर्नाटका से है, जो कि विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सिंदगी तालुक से है, सिंदगी तहसील से बिलोंग करते हैं। इनका कहना है कि ये 9th स्टडी तक अपने पास के गांव में स्टडी किया है इन्होंने स्कूल। उसके बाद पीयूसी आईटीआई करने के बाद पास के डिस्ट्रिक्ट में जाके पॉलिटेक्निक किया इन्होंने। उसके बाद पुणे और महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए चले गए ये 2005 तक। उसके बाद 2005 के बाद इन्होंने समझा कि वापस अपनी फील्ड के सेवा करी जाए, वापस एग्रीकल्चर फील्ड में आया जाए, जो कि इनके पूर्वजों ने करते आए हैं, पूर्वजों ने इनके मतलब पहले से करते आए हैं। तो ये फील्ड में आने से पहले इन्होंने मिस्टर पाले जी के पास ट्रेनिंग ली है, जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर, जो जाहिर सी बात है नेचुरल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद ही इन्होंने फील्ड में आए हैं। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इन्होंने अपने जो केमिकल फार्मिंग थी उसको पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग में कल्टीवेट करने की कोशिश करे, और इसमें सफल भी रहे हैं ये। तो 2008 में इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से कुछ 30 फार्मर्स को कलेक्ट करके उनको केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इन्होंने वो करके उसको सक्सेसफुल बनाया है। तो जाहिर सी बात है नेचुरल फार्मिंग वो 2008 से करते आए हैं। इनके पास गाय भैंस है और उसका भी वो उपयोग करते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस रहा है फार्मिंग का, नेचुरल फार्मिंग का 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, जो कि 9 एकर्स में करते हैं। 9 एकर्स में ये जैसे तूर की दाल, जवार, गन्ना, हरी मिर्च, गेहूँ, ये सब उगाते हैं। और इसको उगाने के लिए ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं। जैसे हर बार यही इनकी वीडियोस हमारे पास आती है, अभी के लिए नहीं, इससे पहले भी ये जब जब बनाते हैं, जब जब लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, हमारे पास इसका वो आता था। जैसे जीवामृत बनाना, ये दशपर्णी बीजामृत, ये मल्चिंग करना, ये इन्होंने पहले से अडॉप्ट करके मतलब उसको ही इस्तेमाल में लाते हैं ये। और इनकी मेजर अचीवमेंट्स मैंने आपको बताया, जैसे 2008 से 2012 तक इनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कर्नाटका गवर्नमेंट से, जो कि 30 लोगों को सेलेक्ट करके उनको केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो इनको स्टेट गवर्नमेंट से स्कीम मिला था, गौशाला का यूनिट और गोबर गैस एक्सेट्रा, सब उसका इन्होंने इस्तेमाल किया है। और इन्होंने जाहिर सी बात है छोटे ट्रेनिंग जैसे गोबर गैस की वो सब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रेनिंग्स आते हैं वो ट्रेनिंग्स इन्होंने करी है। मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बंदा बहुत ही सिंप्लिसिटी का वो है इनके पास, जो कि फार्मर्स को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत कुछ पहले से भी करते आए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी यही ऐसा ही काम करेंगे। मैं षण्मुखप्पा शाबादी को बुलाना चाहूँगा, वो कुछ अपने बारे में कहे। षण्मुखप्पा शाबादी सर। ओम जी, ओम जी सभी लोगों को। हाँ हेली सर। अभी मुख्तार जी से हमारा कर्नाटक के जो कोऑर्डिनेटर है, वो मुख्तार जी ने जो बताया वो सभी सही है मेरे बारे में जो बताया। अब हम नेचुरल फार्मिंग करते करते अभी 17 साल गुजर गए। अब तक हम सक्सेसफुल फार्मर्स और फार्मर्स लोग, मेरे साथ में सक्सेसफुल फार्मर को लेके चल रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा फार्मर को मेरा जो ये नेचुरल फार्मिंग का जो है हम जो करते हैं, जो हम प्रैक्टिकली अभी ऑलरेडी है, लोगों के पास लेके जाना और उनको लेके आना, दिखाना और प्रैक्टिकल कराना, ये सब हमारा डेली रूटीन रहता है। हमारा सब आसपास के जो फार्मर रहते हैं उनके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आजकल ये जो प्रदूषण फैल रहे है दुनिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए नेचुरल फार्मिंग जरूरी है।
इसके लिए मैं सभी फार्मर्स को यही मैं अदा करता हूँ। उन लोग ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फार्मिंग देखे और करे। प्रैक्टिकल करने को बहुत अच्छा है ये, और हमारा जिंदगी सुधारने के लिए और हेल्थ सुधारने के लिए यह हमारा नेचुरल फार्मिंग बहुत सहयोग करेगा, और समाज भी बचेगा, और रोग मुक्त योग योग से रोग मुक्त करेंगे। और अन्न रोग मुक्त होने के लिए अन्न भी जरूर है। वो अन्न जो हम उगाते हैं वो संपूर्ण नेचुरल तरीके से हम उगाएंगे। ऐसा करते करते हम अब हमारा खेती में जो जीवामृत, बीजामृत और दशपर्णी और जो भी हमारा खेत में जो लगने वाला है वो हम खुद ही तैयार कर लेते हैं। और जो पेस्टिसाइड्स ये जो है वो हम अलग अलग पत्ते लेके, जड़ी बूटियां लेके हम औषध बना लेते हैं हमारा फील्ड में। और डेली बहुत बहुत धन्यवाद शान मुखर्जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप हम देख भी पा रहे हैं। सो आपके वीडियोस वगैरह हमारे पास आते रहते हैं। सो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्तार जी। अब इसी सत्र में मैं अब दिनेश जी को आमंत्रण दूंगा। दिनेश जी आए, उसके बाद नीलकंठ साबले जी का प्रेजेंटेशन। ओम सर, मैं दिनेश कुमार और हम सर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन 2 से हैं। और हमने सर एक सक्सेस स्टोरी लिखी हुई है। जो किसान का नाम राजकुमार और जिनका सर मोबाइल नंबर है 9935749038। और सर ये ब्लॉक विलेज अपासर का, ब्लॉक बंगरा, तहसील मोनवानीपुर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश के सर हैं। और इनके पास जो 3 एकड़ पूरा इनके पास एरिया है, और इन्होंने अपने पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली है, जिसमें इन्होंने फिर 3 एकड़ में अपने खेत में तुलसी की खेती करना चालू किया है, जिसमें वो उन्हें काफ़ी अच्छा फायदा भी हुआ। और 3 एकड़ में वो 15 क्विंटल माल अपना तुलसी की उत्पादन अपना करते हैं, जिसमें उनको 15 क्विंटल में 1,50,000 का उनको प्रॉफिट होता है, जिसमें उनका इन्वेस्ट 30,000 रुपया उनका आता है, जिसको उनको मिलाकर के 30,000 घटा करके 1,20,000 का प्रॉफिट बनता है। पहले हुआ है सर ग्राउंड नट की खेती करते थे, मूंगफली की, जिसमें उनको 25 क्विंटल उनका उत्पादन सर उनका होता था, जिसमें वो 90,000 की उनको मिलता था, जिसमें उनकी लागत कॉस्ट काफ़ी लगभग 50,000 उनकी लागत कॉस्ट हो जाती थी, जिसमें उनको केवल बेनिफिट 40,000 का सर बनता था। इसी अंतर्गत में सर इनको काफ़ी नेचुरल फार्मिंग करने में से उनको जो मिट्टी है वो भी इनकी अच्छी हो जाती है, और उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात है सर, राजकुमार जी के जो बच्चे हैं सर वो अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, और इनका एक सर बेटा है, एक बेटी है, और पत्नी भी है। इनको एक सबसे अच्छी बात है कि ये इनकी एक जो बच्ची है वो आज राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग की सर तैयारी कर रही है, जो बहुत अच्छी है। और इसके बाद सर ये नेचुरल फार्मिंग करते हैं, और इनके पास 2 गाय, 2 बैल और सर 2 भैंस भी इनके पास है। इनको सर लगभग 20 साल से खेती का काफ़ी इनको अनुभव भी है। और इनकी जो टोटल एरिया है इनका 3 एकड़ का है, और इनको 3 एकड़ में ये तुलसी की खेती करते हैं। और उसी सर खेती में सर ये अपना जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का उपयोग करते हैं। और जो अभी जो फोटो सर दिख रही है सर, ये इसमें तुलसी की रोपाई कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, और उसी खेत में सर ये पंजे से अपने खेतों में सर क्यारियाँ ही बना रहे हैं सर। इसके अलावा सर इनका सबसे अच्छा है कि इनका जो सर्टिफिकेशन इनका है वो ऑर्गेनिक ग्रोवर में इनका सर्टिफिकेशन भी है। और इनको जो मार्केटिंग जो तुलसी की हो सर उनको होती है, ऑर्गेनिक इंडिया और सनफ्लैग एग्रो जो कंपनी है, इनके द्वारा इनको घर से ही इनका माल इनका चला जाता है, जिससे इनको काफ़ी अच्छा
फायदा भी होता है सर नेचुरल फार्मिंग में। अब हम राजकुमार जी से आग्रह करते हैं कि कुछ अपने बारे में कुछ बताएं सर। राजकुमार जी, राजकुमार जी। राजकुमार जी, राजकुमार जी कहाँ हैं भाई? दिनेश, एक बार आप उन्हें कनेक्ट कर लीजिए, तब तक मैं जी जी नीलकंठ जी को बोलूंगा वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। जी और जी। नीलकंठ जी के बाद जुझार नागर जी। ओम आदरणीय सभी को प्रणाम। आज मैं महाराष्ट्र से नीलकंठ साबड़े आज 564वां दिन योगाहार कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के किसान जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनका केस स्टडी हमने बनाया है। ऐसे किसान आदरणीय राजू भाऊ दगड़ूजी इंगळे, उनका ग्राम अनसिंग और तहसील डिस्ट्रिक्ट वाशिम महाराष्ट्र से, उनका मोबाइल नंबर 9822654252 और इन्होंने जनवरी 1999 में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है। और इनके मोटिवेट के लिए स्वदेशी मिशन के राजू जी दीक्षित जो पतंजलि योग से जुड़े थे, उनकी प्रेरणा ली और वसंतराव नाइक जैविक मिशन के तहत महाराष्ट्र में जो जैविक मिशन चला, इसकी प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी खुद की जो 6 एकड़ खेती है उसमें प्राकृतिक खेती की शुरुआत 22 साल पहले 99 में की है। वो पूरे 6 एकड़ में भी अपनी प्राकृतिक खेती करते हैं। इसमें मूंग, उड़द और मुख्य फसल कपास ये लेते हैं। शुरुआत में कपास और मूंग उड़द की फसल इसमें प्राकृतिक खेती में बहुत अच्छा उत्पादन आ गया, तो इसमें आगे उन्होंने बाकी के भी उत्पाद देना चालू कर दिया है। दीपक अपना म्यूट इनकी कर लीजिए कैटेगरी दीपक। नेचुरल फार्मिंग में है और इनके पास 2 देशी गाय, 2 भैंसा और 2 बैल है। इनका एक्सपीरियंस तो 25 साल का है। उन्होंने उसमें से 22 साल से भी ये खेती चालू कर दी है, प्राकृतिक खेती। इनके पास टोटल जो जमीन है वो 6 एकड़ है और अपना प्राकृतिक खेती का पूरे 6 एकड़ में भी अभी प्राकृतिक खेती करते हैं। उनके पास मुख्यतः जो फसल है कॉटन, मूंग, उड़द और चना, उसमें वेजिटेबल भाजीपाला भी लेते हैं और सोयाबीन का भी लेते हैं, हल्दी भी लेते हैं। इसमें मिक्स क्रॉप का उन्हें ज्यादा फायदा होने लगा, तो इनके अंदर कॉटन के अंदर तुअर और मूंग उड़द लेते हैं और खरीफ का ये हो गया। और अभी रबी में चना और गेहूं के अंदर सरसों भी लेते हैं। तो इनको इसमें आंतरपीक लेने से फायदा होने लगा है। और मल्चिंग के आच्छादन जो बोलते हैं प्राकृतिक खेती में, तो आच्छादन जो सोयाबीन का भूसा निकलता है, गेहूं का भूसा निकलता है, इसका भी ये अपने फसल में खेती के मिट्टी की उपजाऊ हो, इसलिए ये मल्चिंग का इसमें उपयोग करते हैं। और अपना जो बीज है वो घर का ही बनाते हैं, यानी सरल जो वाहन होते हैं इसका यूज वो अपने प्राकृतिक खेती में करते हैं। इसमें जो कडधान्य की स्लरी होती है मैन्योर्स में, वो भी घर में बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, FYM भी करके कंपोस्ट भी उसमें प्राकृतिक खेती में इसमें यूज करते हैं। जैसे कि कीड़ नियंत्रण के लिए घर में दशपर्णी अर्क, नीम अर्क और गोमूत्र, नीम ऑयल, ये इसका यूज करके अपना कीड़ नियंत्रण, कोई कृषि केंद्र से कोई बिल नहीं उनके, तो इस प्रकार उनको कृषि केंद्र का भी बीज के बारे में, खाद के बारे में या कीड़ नियंत्रण के बारे में कोई पैसा लगता नहीं है। और बात रही है खरपतवार की, तो अपने
हाथ से या निराई गुड़ाई बैल से डौरा से करते हैं, इसलिए उनको खरपतवार का जो तणनाशक बोलते हैं उसका भी खर्चा नहीं आता है। उन्हें गवर्नमेंट के तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से एक निम्बोड़ी जो नीम का पाउडर बनाने वाली मशीन का मिल गया है। तो इस फोटोग्राफ में अपना 8वां जो पॉइंट है उसमें ये नीम पाउडर बनाते हुए ये भी बना रहे हैं, तो ये भी अपने को इसका फोटोग्राफ में दिख रहे हैं। और इनकी फसल इस प्राकृतिक खेती में बहुत हरी भरी लहराती हुई और वो जीवन का आनंद उनके चेहरे पर उस फोटो में दिख रहा है। और उनका जो गेहूं का क्रॉप है वो बहुत ही हरा भरा दिख रहा है। और 9वां पॉइंट जो है उनका कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के एकनाथ राव जी, आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे जो मुख्यमंत्री सीएम है, उनके यहाँ पर उनको पति पत्नी को दोनों सपत्नी सम्मान हमारे 24 अक्टूबर दिवाली के दिन हुआ है। वो दोनों का भी बड़े प्राकृतिक खेती के उत्पाद जो करते हैं इस बारे में उनको चुना गया है और मुख्य हमारे सीएम महाराष्ट्र की तरफ से उनको सम्मानित किया है। और इनमें से उन्होंने बताया है कि हमारा उत्पादन भी बढ़ा है, हमारी लागत कम हुई है, हमारे इनकम में बढ़ोतरी हुई है और हमारे घर के फैमिली का जो कुटुंब का आरोग्य इससे बहुत अच्छा हुआ है। और आरोग्य के साथ हमारी मिट्टी का भी आरोग्य अच्छा हुआ है और हमारी फसल की उपज अभी बढ़ने लगी है। तो इनके साथ उन्होंने आजू बाजू के 5-6 गांवों के किसानों को भी 100 किसानों को से ज्यादा लोग तैयार किए हैं इसमें। तो ये निम्बोड़ी पाउडर एक अपने हर वर्ष के लिए 70-80 हजार का ये उत्पादन भी लेते हैं। उन्होंने 10 लाख का एक स्टेट गवर्नमेंट जिनको पंतप्रधान रोजगार निर्मिती PMGP के योजना से उन्होंने 10 लाख का कर्जा लेकर एक निम्बोड़ी की पाउडर बनाने वाली मशीन खरीदी। उन्होंने इसमें गवर्नमेंट के तरफ से 3.5 लाख रुपए सब्सिडी मिली है। इस प्रकार उनको स्कीम का भी फायदा लिया है और उसमें खेती में, प्राकृतिक खेती में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें सर्टिफिकेशन अभी तक महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, इसलिए उनका सर्टिफिकेशन बाकी है। और ये जो मार्केटिंग के बारे में ये खुद अपना जो व्हाट्सएप है, कांटेक्ट नंबर है, इनके बारे में इनको पुणे और अदर राज्य में भी उनका इस कांटेक्ट के जरिए भी जो फसल वो उत्पादन करते हैं, जैसे दालें होते हैं पल्सेस, उसके लिए ये खुद अपने कांटेक्ट के नंबर से भी अपना मार्केटिंग करते थे। और बाकी के पॉइंट सेम है। तो हम अभी आमंत्रित करते हैं आदरणीय राजाभाऊ दगड़ूजी इंगळे, अनसिंग, डिस्ट्रिक्ट वाशिम, महाराष्ट्र से आदरणीय राजाभाऊ अपने बारे में 1 मिनट में बताने का कष्ट करें। आदरणीय राजाभाऊ इंगळे। सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। तो प्राकृतिक खेती करना बोले तो एक देशभक्ति है। प्राकृतिक खेती के बारे में जितना बताओ उतना कम है, क्योंकि मैंने राजू दीक्षित साहब से प्रेरणा ली। उन्होंने आप पुरावे के साथ बताया कि 18वें शतक में अपने देश की जो उपजा थी प्राकृतिक खेती में, तो 1 हेक्टेयर में 18 क्विंटल के भी ऊपर थी। किसी भी प्रकार का केमिकल या खाद या न डाल के भी अपने जो पुराने लोग हैं वो प्राकृतिक खेती पे अच्छी फसल लेते थे। और यही मुद्दा मेरे मन को भाया और मैंने सोचा कि हमने हमारे इधर देखा तो क्या किसान की बहुत बुरी हालत थी। रासायनिक खाद और कीटनाशक के लिए पुलिस स्टेशन में लाइन लगा के खाद लेना पड़ता था और किसी के पास जेब में पैसा नहीं रहता, ब्याज से लेके दुकान पे जाके अपना वो रासायनिक खाद और कीटनाशक मोल लाते थे। मैंने बोला ये परिस्थिति कहीं तो भी बदलनी को होनी कि जो देशभक्त है वो उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में अपना उपजा बहुत अच्छा था। और मैंने लोगों को समझाने के पहले मैंने बोला अपन करके देखेंगे।
प्राकृतिक खेती, और मैंने वहीं से प्राकृतिक खेती करना चालू किया। और मुझे दुकान पे जो मेरे भी पैसे जाते थे, कम से कम 6 एकड़ में मेरे 20-25 हजार रुपए जाते थे, और वो टाइम पे मेरे को इसको मांग उसको मांग करना पड़ता था। तो उसके वजह से मैंने सोचा कि अपन प्राकृतिक खेती करेंगे, और जैसे ही प्राकृतिक खेती करने लगा, मेरा दुकान पे 1 रुपया नहीं जाता था। अपनी खेती, अपना खाद, अपना बीज, अपना स्वाद, और उसी का इतना आनंद आने लगा। और बाद में मेरे को जो फसल निकलती थी, वो बाजू बाजू के लोगों को बता के मैंने उनको भी ये प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रवृत्त किया। अपन देखेंगे तो प्राकृतिक खेती करना, मैंने बताया कि एक देशभक्ति है, क्योंकि ये पर्यावरण इतना ह्रास हो रहा है केमिकल और कीटनाशकों से। तो अपने अपनी देश की समस्या नहीं, मानवता के लिए काम करना है, इसलिए प्राकृतिक खेती बहुत आवश्यक है। पूरा दुनिया के लोग पर्यावरण प्रदूषण से परेशान है, और वो कम करने के लिए अपना किसान का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। इसलिए प्राकृतिक खेती मानवता के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो अपन ने देखे कि निसर्ग का जो संतुलन बिगड़ गया है, ये साल में हमारे महाराष्ट्र में वो ओला दुष्काल गिर गया है, तो उसके किसान के पैसे तो जेब में से राजू चले जी, गए, लेकिन राजू जी, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। और प्राकृतिक राजू जी, खेती में पर्यावरण भी बचा रहता है, स्वास्थ्य भी बचा रहता है, और जो धरनी माता बोलते हैं, जिसे अपन अपने 3 माता है, एक जन्म देती माता, धरनी माता और गौ माता। अपनी जन्म देती माता से ही ज्यादा उपकार अपने राजू धरनी जी, माता बहुत के बहुत हैं। धन्यवाद। हाँ, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ में और भी किसान जुड़े हुए हैं। हम आपको दोबारा मौका देंगे हम अपने योगाहार कार्यक्रम में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद, नीलकंठ जी धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी सत्र में अब जुझार नागर जी को बोलूंगा, वो आए, और उसके बाद डॉक्टर दुबे जी का है presentation। थैंक यू सर। सभी को ओम। आज हम जो हमारे ट्रेनर फार्मर उनकी केस स्टडी के बारे में चर्चा करेंगे। वो है मोहन लाल जी लोधा, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले के रातिया डूंगरी गांव के रहने वाले हैं। मोहन जी ने प्राकृतिक खेती की शुरुआत 2019 में PMKY की ट्रेनिंग के पश्चात ही शुरू की है। प्राकृतिक खेती करने का इनका मुख्य एक ही लक्ष्य है कि मिट्टी में विद्यमान जीवों और पर्यावरण को बचाना है। इन्होंने PMKY की ट्रेनिंग के पश्चात गाँव में जाकर 2 बैच बनाए हैं, और उनमें से 30% लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती की में ये अपने ही के फसल के अवशेष और वे गाय से प्राप्त गौमूत्र और फसल की बढ़वार के लिए करते हैं, तथा बायो कीटनाशक के रूप में ये 10 पन्नी बनाकर, जो 22 जड़ी बूटियों से बनाकर उसका उपयोग करते हैं। इनके पास देसी 5 गायें हैं, जिनका उपयोग ये गाय और गोबर, गौमूत्र और गोबर का उपयोग अपने प्राकृतिक खेती में करते हैं। खेती करने का इनका 10 साल का अनुभव है, लेकिन पिछले 4 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इनके पास टोटल लैंड 4 एकड़ है, उनमें से पूरी 4 एकड़ पर ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। फसल के रूप में ये खरीफ सीजन में सोयाबीन और मक्का लेते हैं, और रबी सीजन में गेहूं, चना, लहसुन, धनिया आदि फसल ले रहे हैं। और इनका एक प्राकृतिक खेती में एक इन्होंने क्या किया है कि जो इनके पास संतरा का बगीचा होता है, उसी में इन्होंने इंटरक्रॉपिंग की शुरुआत की है। उससे क्या है, जो संतरा के पत्तों से जो खाद बनती है उसी का उपयोग है, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, और उससे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है इनको। मार्केटिंग का अभी इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लोकल स्तर पर ही कर रहे हैं, और इनके पास सर्टिफिकेशन के भी अभी ये कुछ नहीं है। इसी के साथ में मोहन जी से निवेदन करूंगा कि जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है उसको सत्यापित करने की कोशिश करें, और इनके पास 1 मिनट का टाइम है, अपने बारे में बताएं। मोहन जी, मोहन जी लोधा। मोहन जी, मोहन जी सुन पा रहे हैं आप? मोहन जी, आप अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप बताइए।
जुझार, आप एक बार मोहन जी जी को सर। दोबारा से ऐड करके उनसे एक बार पुष्टिकरण करवा लेंगे। सर इसी रात सत्र में मैं अब डॉक्टर दुबे को आमंत्रण दूंगा कि डॉक्टर दुबे आए और अपने प्रेजेंटेशन में बात है। धन्यवाद सर। आज इस मंच से जो किसानों की गोष्ठी और किसानों के अनुभव सादर किए जा रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणादायी चीज है सभी किसानों के लिए, एक दूसरे के अनुभव समझने के लिए। मैं जिस किसान महिला का प्रस्तुति कर रहा हूँ वह है स्मिता महेश जी कुकड़े। नांदुरा गांव एक छोटा सा गांव है, यहाँ 1000 की जनाबादी भी नहीं है, और वहां से यह खेती करती है और ये वर्धा जिले में है और सेवाराम से 2 किलोमीटर दूरी पे है। स्मिता जी अच्छी हुई क्योंकि डॉक्टर के पास जो पैसा जाता था पहले वो बच गया, और गरीब के या हर आदमी के लिए डॉक्टर के पास जाने वाला पैसा बचाना यही बहुत बड़ा सेविंग होता है। इनके उत्पाद भी बढ़े हैं और इनका जो इनकम है वो भी बढ़ गया है, और उन्होंने जो इनपुट कॉस्ट है तो लागत खर्चे में बहुत कमी आई, ऐसा भी इनका अनुभव है। हालांकि यहाँ पे सर्टिफिकेशन की हमारे महाराष्ट्र में फैसिलिटी यानी हमारे एरिया में, विदर्भ एरिया में अभी नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाई, लेकिन उनकी इच्छा है कि सर्टिफिकेशन अगर आता है तो हम करवाए करके। और ये नेचुरल फार्मिंग करते हुए बहुत सारे कस्टमर्स जो है इनके घर से ही वेजिटेबल्स और सीरियल्स, पल्सेस ये जो है ज्यादातर इनके घर से ही लेके जाते हैं। यही इनके बारे में मैं कहूंगा। और स्मिता जी, मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि आप 1 मिनट के लिए ये जो बातें हैं इस बातें में आपका जो अनुभव है और कथन है कि इसके बारे में जो भी लिखा गया है या इसके बावजूद अगर आप कुछ अब कहना चाहती है तो जरूर कहे। धन्यवाद स्मिता जी। स्मिता कुकडे प्लीज जॉईन हो जाओ। तुम्ही जॉईन व्हा आणि 1 मिनिटात सांगून द्या जे आहे ते। स्मिताताई कुकडे, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। मेरा नाम स्मिता महेश कुकड़े है सर। मैं नांदोरा गांव से सेवाग्राम के नजदीक से वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं कुछ ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी खेती 2.5 एकड़ है सर, पर मैं जब से 2019 से चालू की है ऑर्गेनिक खेती, तब पहले 1 एकड़ से चालू की, और मुझे ये ऑर्गेनिक खेती के बारे में पतंजलि की ट्रेनिंग से कुछ ज्यादा ही उत्साह हो गया, और इसमें हमारी उम्मीद की तरफ से भी ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया गया था। इसलिए मैंने 2019 से ऑर्गेनिक खेती करना चालू किया, और अभी 3 साल हो गए सर। मैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में पूरा जानकारी लेके महिलाओं को भी बताती हूँ, और मैं खुद अपनी खेती में ब्रीज ट्रीटमेंट से बीजामृत करती हूँ और निमाग भी तैयार करती हूँ, और गौरी और जो मेरे खेत में सोयाबीन लगाती हूँ, तूर, और उसके बाद में रबी पीक में चना पीक लेती हूँ, और कांदा, भाजीपाला ये लगाती हूँ। उसमें भी मैं अपने ही खुद के हाथों से बनाया गया गौरी अर्क, तांदूळ पानी, जीवामृत, और जो उसमें खेत में कचरा रहता है वही कचरे से बनाया हुआ मल्चिंग, वही खाद तैयार करके मैं अपने खेत में लगाती हूँ। इसके वजह से मेरे जो खर्चा करता था जो फर्टिलाइजर पर, वो अभी खूब बहुत कम हो गया है, और अभी मेरा इनकम जो है बढ़ गया है। इसकी वजह से मैं पतंजलि की ओर से, पतंजलि के ट्रेनिंग वाले सर को और जो मेरे वाले ट्रेनिंग है उनको मैं धन्यवाद करती हूँ, और आपने मुझे यहाँ बोलने का किया, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर दुबे का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अब इसी सत्र में अक्षय जी आए और फार्मा के बारे में बताएं।
उसके बाद जो जो प्रेजेंटेशन है वो कन्हैया बिसेन जी का होगा, क्योंकि भुवनेश्वर राय जी के किसान किसी कारणवश आज जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए उसके बाद कन्हैया बिसेन जी का होगा। तो अक्षय जी आए। ओम, धन्यवाद सर। सदन में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। आज जो केस स्टडी मैं आप सबके सामने जो रख रहा हूँ वो एक महिला कृषक की है, जो कि हितेश जी, जो गांव चकछवी अमरोहा जिला और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और जो पिछले 4 वर्षों से प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि पे कार्य कर रही हैं और इन पे खेती कर रही हैं। सन 2018 में इन्होंने जैविक कृषक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसके उपरांत इन्होंने अपने गांव में जाके, अपने क्षेत्र में जाकर सैकड़ों किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया और साथ साथ अपने खेतों में भी जैविक कृषि प्रणाली का उपयोग करते हुए उत्पादन प्राप्त किया। ये जो है अपने यहाँ मुख्यतः गन्ना, हल्दी, लेमन ग्रास, गेहूं और सरसों जैसी फसलों का उत्पादन प्राप्त कर रही हैं, और अपने क्षेत्र में इन्हें जिला स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी कई सम्मान से सम्मानित किया गया है, और इन्हें प्रोग्रेसिव फार्मर और इनोवेटिव फार्मर के तौर पर भी सम्मानित किया गया है। ये अपने घर पे जो चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं चीजों का उपयोग करते हुए, जैसे गौमूत्र, गोबर और इन सभी का प्रयोग करते हुए ऑन फार्म इनपुट्स को बना रही हैं और अपने खेत में प्रयोग कर रही हैं। इनके पास जो है 4 पशु हैं, जिनमें 3 गायें और 1 भैंस है, और इन्हीं से जो प्राप्त गाय का गौमूत्र और गोबर होता है उन्हीं का प्रयोग करके ये जो है इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट और जो है अपने खेत पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रही हैं, जिसमें कि ये नीमास्त्र, अग्नास्त्र, घनजीवामृत, बीजामृत और दशपर्णी, शतपर्णी, इन सब को बनाकर अपने खेत पर यूज कर रही हैं। और ये पिछले 12 वर्षों से इनका जो है कृषि का अनुभव है, पर मतलब 2018 के बाद ही इन्होंने जैविक और प्राकृतिक कृषि प्रारंभ की थी, तो पिछले 4 वर्षों से ये वो खेती कर रही हैं। अगर मैं बताऊं कि इनके मुख्य अचीवमेंट, जैसे मैं बता रहा था आपको, इन्हें प्रदेश स्तर द्वारा और मतलब जिला स्तर पर भी सम्मानित किया गया है, और इनके नाम को पद्म श्री के लिए भी सरकार मतलब जिला स्तर द्वारा इनका नामकरण करके भेजा गया है। सो एक बहुत ही अच्छा, और एक महिला कृषक के रूप में इन्होंने अपने क्षेत्र में एक अच्छी खासी पेट बनाई है, और इनके आगे भी ये बहुत सारे कृषकों को अभी भी ट्रेनिंग दे रही हैं। इसके साथ साथ ये अपनी वीडियोस भी बनाकर, जैसे जो ये अपने उसको प्रिपरेशन करती हैं जीवामृत की, बीजामृत की, तो उसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी अन्य किसानों तक पहुंचाती हैं और उनको प्रशिक्षित करने की कोशिश करती हैं। सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये पीजीएस सर्टिफाइड फार्मर है, और इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है अपने फार्मर्स का, जिसमें सभी लोग पीजीएस सर्टिफिकेशन प्राप्त किए हुए हैं, और अभी ये अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कस्टमर को भी सेल कर रही हैं, और आसपास की जो मार्केट है, स्थानीय मंडी है, उनमें भी अप्रोच करके अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल आउट कर रही हैं। पर ज्यादातर जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर से ही खरीद लिए जाते हैं, तो वो ज्यादा इनको उसमें समस्या नहीं आ रही है। तो मैं अभी हितेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, और इसमें अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या अगर त्रुटि हो तो आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। तो मैं हितेश जी को बुलाना चाहूंगा। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित मुख्य अतिथि सर और सभी किसान भाई सभी को नमस्कार। मैं हितेश चौधरी, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, यूपी से हूँ, और जैसे सर ने एक स्टोरी बताई यहाँ पर, वह बिल्कुल सत्य है, और मैं इस प्रकार से कार्य कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे मेरी मुख्य फसल जो है, जैसे गेहूं है, गन्ना है, धान है, उनके साथ में मैं मल्टी क्रॉपिंग करती हूँ। जैसे गन्ने के साथ में हमने लेमन ग्रास है, सरसों है, उसकी खेती ली, गन्ने के साथ में हमने हल्दी ली, और गेहूं के साथ में हमने जैसे छिलका रहित जो है, इस प्रकार की हम खेती सभी अपनी अप्लाई करते हैं। उसमें हम सब्जियां भी लेते हैं गन्ने के साथ में, जैसे मूली है, सलजम है, और पालक है, मेथी, ये भी हम अपने गन्ने के साथ में क्रॉप लेते हैं। और जैसा कि हम कीटनाशक के लिए अपना 10 पंडी अर्क है, अग्नि अस्त्र है, जीवामृत है, बीजामृत है,
ये सब हम अपना घर पर गौमूत्र द्वारा हम तैयार करते हैं। जहाँ पे हमारी 7 एकड़ जमीन है, लेकिन हम 2 एकड़ में अपना प्राकृतिक खेती को हम अपना रहे हैं। और रही मेरे किसानों की बात, मैंने एफपीओ भी बनाया हुआ है, जिसमें मेरे 300 फार्मर जो हैं जुड़े हुए हैं मेरे एफपीओ से। और एक ओजस्वी स्वयं सहायता समूह भी बनाया हुआ है, जिसमें मैं अपने गन्ने की नई नई प्रजातियों की सीडलिंग तैयार करती हूँ बर्सिप द्वारा, सिंगल बर्सिप द्वारा। उसमें मेरी 30 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और मैं गांव गांव में जाकर जो है पोषण वाटिका की किस तरीके से हमारे घर तक, परिवारों तक, जन जन तक शुद्ध भोजन पहुंच पाए, उसके लिए मैं पोषण वाटिकाएं बनवाती हूँ। गांव गांव में जाकर भी कोई निःशुल्क उनकी ट्रेनिंग देती हूँ और निःशुल्क उनको बीज प्रोवाइड करवाती हूँ, और खुद मैं वहां पे तैयार करवाती हूँ। क्योंकि सभी जानते हैं कि आज हमारे देश भर में कितनी भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। कैंसर है, बीपी है, शुगर है, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा सब खान पान का ही प्रभाव है जो आज हम खा रहे हैं। और अपने खेतों में हम जिन कितने प्रकार के जहर जो है हम अपने खेतों में अप्लाई कर रहे हैं हमारे किसान भाई, और हमारा उससे वातावरण भी दूषित हो रहा है, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है, और हमारा जो बच्चे हैं वह भी नई नई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी प्राकृतिक खेती को अपनाएं। और सर ने इस कार्य से, जैसे सर ने मेरे बारे में बताया, मैं 12 वर्ष का मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज का, लेकिन सन 2018 से पहले से ही हम खेती करते थे, लेकिन सन 2018 से हमने अपनी पतंजलि से ट्रेनिंग ली। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने एक देश के लिए, अच्छे कार्य के लिए हमें इसमें जोड़ा, और उन्होंने हमें जागरूक किया, और हम आज जन जन तक इस चीज को पहुंचा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, जो पतंजलि के द्वारा हमें आज इस इतने अच्छे कार्य के लिए इसमें जोड़ा गया। और ये सत्य है जो सर ने यहाँ पे मेरी स्टोरी बनाई, वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई भी संकोच नहीं है। मुझे पद्म श्री अवार्ड के लिए भी मेरा नाम चयनित हो चुका है। उनके मेरठ कमिश्नर हैं, उनके द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। पद्म श्री भारत भूषण जी द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया है। हमारे मंडल आयुक्त कमिश्नर सर द्वारा भी सम्मानित किया गया है, और हमारे सूर्य प्रताप शाही मंत्री जी द्वारा भी सम्मानित किया गया है। और हमारे जिले से जो है, जैसे कि बिलोक प्रमुख वगैरह, उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया है। और हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया है। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगर कोई यहाँ पे बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई, उसके लिए क्षमा याचना। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए, राष्ट्रहित कार्य के लिए मुझे इसमें जोड़ा, भागी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी। और आपके वीडियोस, आपके पिक्चर्स हमारे मीडियाज में हमारे पास आते रहते हैं, और आपका कार्य है जो आप कर रहे हैं वो हम अवगत हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के कार्य के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। मैं इसी सत्र में कन्हैया बिसेन जी को बोलूंगा, और उसके बाद जो अंतिम हमारा प्रेजेंटेशन है वो डॉक्टर ऋषि वर्मा जी का है। तो कन्हैया बिसेन। जी सर, धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए। सर नमस्कार सभी को। मैं यहाँ आज हमारे क्षेत्र के किसान जितेंद्र कुमार गौतम जी के बारे में बताना चाहूँगा। जितेंद्र कुमार गौतम जी ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही वो 10 साल से फार्मिंग कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। पर जैसे शुरुआती दौर में जितेंद्र कुमार गौतम जी ने जब फार्मिंग स्टार्ट की थी, तो उस समय यह केमिकल फार्मिंग से स्टार्ट किया हुआ था, बट इन्होंने जल्दी उसके दुष्परिणाम इन्होंने देखे, और ये नेचुरल फार्मिंग की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हुए, और आज ये पूर्ण रूप से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। इनके पास अभी 5 गाय और 20 बकरियां हैं, जिसमें इनके पास जो पूरा एरिया जो है खेती का, वो 7 एकड़ का है, जिसमें अभी पूर्ण रूप से 3 एकड़ खेत में ये नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गौतम जी हैं, ये अपने खेत में धान, गेहूं, चना, अलसी, सरसों और मटर इत्यादि फसलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें ये इंटरक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग विधि का उपयोग करते हैं खेती के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितेंद्र कुमार गौतम जी के कुछ हमने फोटोग्राफ ऐड किए हैं उनके कृषि कार्य से संबंधित, जिसमें यह आज भी जो हल और बैल से खेती कर रहे हैं अपने खेत में।
यहाँ पे आप उनके फसल के भी फोटो देख सकते हैं। जो आप यहाँ पे पीछे फसल की फोटो देख रही है, ऑर्गेनिक उनका यानी जैविक धान है, प्राकृतिक तौर पे जो उगाया गया है। साथ ही उनके मेजर अचीवमेंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अपने खेत में पंचगव्य, जीवामृत, दशापर्णी, अर्क और हरी खाद के माध्यम से अपने खेत को उपजाऊ बनाते हैं। और साथ ही अपने जो क्षेत्र के किसान, अन्य जो किसान हैं, उनको भी इस ओर प्रोत्साहित करते हैं। जितेंद्र कुमार गौतम जी अभी हमारे साथ पीजीएस सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में भी जुड़े हुए हैं और पीजीएस का सर्टिफिकेट उन्हें अभी प्राप्त है। अभी वो जो फसल उगाते हैं उसे सेल्फ कंजक्शन के लिए अभी यूज कर रहे हैं। साथ ही अभी जितेंद्र कुमार गौतम जी भी अग्रसर है कि वो अपने जो नेचुरल प्रोडक्ट है उनके लिए मार्केटिंग के लिए भी अभी सर्च कर रहे हैं। तो मैं इसी प्रक्रिया में जितेंद्र कुमार गौतम जी को बुलाना चाहूंगा, जो ये यहाँ पे आके सत्यापित करे जो उनके बारे में मैंने जानकारी प्रदान की है। जितेंद्र कुमार गौतम जी, आदरणीय जितेंद्र कुमार गौतम जी आए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सभी को मैं जितेंद्र कुमार गौतम, ग्राम दोंदीवाड़ा, तहसील बरघाट, जिला सिवनी का निवासी हूँ। मैं 10 साल से खेती का अनुभव है मेरा, 10 साल से खेती कर रहा हूँ मैं। तो 10 साल से जो 5 साल विगत गए मेरे, जो बीते हुए 5 साल जो बीते, इसमें मैंने कृषि में एक ऐसा अंतर देखा। मतलब शुरू में तो मुझे ये केमिकल वाली खेती कर रहा था, जिससे फसल में मुझे बहुत कमी लग रही थी। परंतु जब से मैंने प्राकृतिक खेती स्टार्ट किया है, तभी से खेती में फसल अच्छी होने लगी और मुझे लागत भी कम लगने लगी, पैदावार में बढ़ोतरी हो गई। और ये 5 साल में मुझे इतना अंतर लगा खेती में कि जिससे मेरी पैदावार बढ़ने लगी। तथा समय समय पर जो कुछ भी जानकारी राजा बिसेन द्वारा मुझे दी जाती है, जो इनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। संतुष्ट ऐसा हूँ कि प्राकृतिक खेती के लिए मुझे बहुत अच्छा इन्हें संसाधनों का, अपनी दवाइयों का समय समय पे अनुभव कराया है, समय समय पे मीटिंग ली है, जानकारी दी है। इनके द्वारा जो कुछ भी जानकारी दी गई वो सत्यता पूर्णता मेरे से सहमत होकर दी गई है और मेरे द्वारा ही जानकारी इनने जो लिखी है वो सत्य है। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आगे भविष्य में मैं और लोगों को अग्रसर कर रहा हूँ फार्मिंग खेती, मतलब प्राकृतिक खेती के लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अन्य किसान भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। बस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम आपको एक मौका देंगे, क्योंकि हमारा योगार कार्यक्रम में हम आपको जब आप कभी आपको मौका मिले तो हम आपको बिल्कुल इसमें बोलने का मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया बिसेन जी। अब मैं डॉक्टर ऋषि वर्मा जी को बोलूंगा कि वो एक बार आए और अपने फार्मर के बारे में बताएं। नमस्कार, ओम। कल हम लोग अपने किसान सुमित डागर जी के स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन समय की कमी के कारण इनकी स्टोरी को पूरा नहीं कर पाए थे और सुमित जी को बहुत कम टाइम मिला था। सुमित जी ने हमारे से रिक्वेस्ट की थी कि उनका जो स्टोरी है वो पूरी तरह से अपना प्रोसेस बता नहीं पाए थे। इसमें मुख्य मुद्दा है कि सुमित डागर जी जो मात्र 35 साल की उम्र है, इन्होंने बहुत जल्दी ही अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जो जितनी मेहनत से ये उगाते हैं उससे ज़्यादा मेहनत पे इन्होंने मार्केटिंग पे एक अलग तरह की तैयारी से इन्होंने मार्केटिंग में सक्सेस प्राप्त की है। इनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला है कि ये पढ़े लिखे हैं और दूसरा सोशल मीडिया में की सहायता से इन्होंने अपनी मार्केटिंग को एक नई दिशा दी है। मैंने कोशिश की थी इनकी स्टोरी को यहाँ लेके आने की और उसमें हमने इनका विवरण भी दिया है। इस स्टोरी की कॉपी सुमित डागर जी के पास भी हमने भेजी है और मैं चाहूँगा कि सुमित जी जो इस स्टोरी में आपके बारे में लिखा गया, आपसे चर्चा करने के बाद, ये स्टोरी आपको इसमें कहीं पे कोई चीज़ छूट तो नहीं गई या कोई ज़्यादा इसमें बताया तो नहीं गया। मैं इनवाइट करना चाहूँगा सुमित डागर जी को कि सुमित जी आप
अपने एक तो थोड़ा सा संक्षेप में अपनी खेती के बारे में और अपने मार्केटिंग टूल्स के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं सदन को। धन्यवाद। ओम सभी को नमस्कार। आपने सर बहुत अच्छा लिखा है इसमें और काफी अच्छी तरीके से इसको आपने ब्रीफ भी किया है। बात खेती के अच्छा बारे नहीं है, बात अच्छा नहीं है, ये ठीक लिखा है, ज्यादा तो नहीं लिखा, हाँ, कम तो नहीं लिखा, उसके बारे में बताइए सर। नहीं आपने बिल्कुल ठीक लिखा है सर, ये सभी ठीक है, ये जानकारी पूरी खरी उतर रही है और बिल्कुल ठीक है सर। ये मैं मुख्य रूप से मैं यही कहना चाहूंगा खेती में कि अगर हम एक ही तरह की खेती करते रहेंगे तो हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमें अपने प्रोसेस को ही बदलना होगा, जो हम पद्धति है ना हमारी जो हम करते आ रहे हैं उसको बदलना होगा। जिस तरीके से हमारे पूर्वज खेती करते थे वो चीजों को बदलते थे, हमें डिमांड को समझना होगा। मैं मार्केटिंग की आज बात करना चाहूंगा कि अगर हम चीजों को उगा तो लेते हैं लेकिन उसको बेचे कहाँ, हमें मार्केट नहीं मिल पाती। अगर मार्केट मिलती भी है तो किसी को बेचना पड़ता है सामान, वो हमसे किस रेट में सामान खरीदता है। शुरुआत में मेरे साथ ये परेशानी बहुत बड़ी थी जब मैंने जैविक खेती स्टार्ट की थी। अब मैं पूर्ण रूप से प्राकृतिक पे आया हूँ, तो जैविक में भी तो यही समस्या आती थी कि वो मुझे मार्केट रेट जो देते थे वो मंडी का देते थे। मान लो जैसे मैंने घिया उगाई और घिया का मंडी में रेट 20 रुपए किलो है, तो वो बोलते थे 20 रुपए किलो के हिसाब से आप हमें घिया दे दो, हम आपके खेत से ही आप ले जाएंगे और हम इसको सेल आउट करेंगे। तब मैंने देखा कि वो सेल आउट कितने रुपए में कर रहे हैं, उसको 50 रुपीज मतलब 50 रुपए में दे रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि ये तो गलत है, आप तो मतलब ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। आप हमसे वही रेट पे सामान खरीद रहे हो जो मंडी का रेट है और आप उसको बहुत ज्यादा उस दामों में बेच रहे हो, तो ये तो बहुत गलत है। तो किसान को खुद बोलना सीखना होगा और खुद करना सीखना होगा। जब तक हम अपने कच्चे मटेरियल को देते रहेंगे लोगों को, इतना फायदा हमें नहीं होगा। आप गेहूं उगा रहे हैं, गेहूं से आपको आटा या दलिया बनाना ही होगा, चाहे आप आटे के बिस्किट क्यों ना बना के अपने कस्टमर्स को दें। आपको उस मटेरियल से, रॉ मटेरियल से कुछ आपको उसमें तैयार करना होगा, अलग अलग चीजें। आप जैसे हमारे साथ बहुत सारी महिला किसान भी हैं, भाई भी हैं, तो हमें उनको अलग अलग रूप से करना होगा। सब्जियां लोगों के घरों में पहुंचानी होगी। आपने आसपास ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास जो भी मार्केट है, हर किसी को अच्छा खाना चाहिए। जितनी हमें उनकी जरूरत है उतनी उनको हमारी जरूरत है, जबकि उनको हमसे ज्यादा जरूरत है। आज हमारे पास इतनी डिमांड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ वो डिमांड। मैं बहुत से लोगों को मना करता हूँ कि हमारे पास नहीं है, हमारा ये खत्म हो गया है, हम आपको नहीं दे पाएंगे, हमारे पास है ही नहीं। तो इस तरीके से हमें उस डिमांड को पूरा करना होगा। हमने शुरुआत किस तरीके से की, मैं गुड़गांव में गया। गुड़गांव और जैसे ये द्वारका हमारे थोड़ा पास पड़ता है, दिल्ली एनसीआर में हम आते हैं, थोड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो जब मैं गुड़गांव में गया तो मैंने वहाँ की RWA मीटिंग्स में जाके मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं शामिल हुआ और मैंने कहा मैं किसान हूँ और मैं इस तरीके से खेती करता हूँ, ये मेरे खेत है, आप आइए। उन्होंने विजिट किया। जब वो खेतों में आए तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने देखा एक भाई इस तरीके से किसान खेती कर रहा है। उन्होंने फिर हमें अपने वहां आमंत्रित किया और हमने वहां पे जाके स्टॉल लगाया। स्टॉल होता है, उसका मात्र 500 रुपये वो चार्ज लेते हैं, तो कोई ज्यादा चार्ज नहीं होता उसमें। वो हमें 2 टेबल देते हैं और वहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं। सामान रखने के बाद जब हम वहाँ लोगों से मिलते हैं तो वो हमें वार्तालाप करनी बहुत जरूरी है। अपने बारे में समझाओ लोगों को कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं, आपका आटा क्यों मार्केट के आटे से अलग है, आपका चावल क्यों मार्केट के चावल से अलग है, आपकी सब्जियां क्यों अलग है। तो ये आपको समझाना होगा। और लोगों को केवल एक ऑर्गेनिक नाम पता है, एक नाम है, उसको ये नहीं पता उसके पीछे की मेहनत क्या है, वो किस तरीके से उगाया जाता है, उसके क्या फायदे हैं, वो क्यों हमें खाना चाहिए। तो एक बड़ी बड़ी कंपनियां जब तक ये जैसे लगी हुई हैं, हम किसान को खुद आगे आना होगा, या तो कंपनियां उनको दाम दे, वो दाम नहीं देती हैं। तो अब ये स्थिति है कि गुड़गांव में हमारे करीब करीब 550 से 600 कस्टमर हैं और करीब हमारे द्वारका के अंदर 400 के करीब कस्टमर हैं और हम उनको सामान रेगुलर रूप से देते हैं। रेगुलर रूप से जो मेरे साथ सहपाठी थे, मेरे साथ पढ़ते थे, वो अपने अपने घरों में हमसे सामान लेते हैं। हमें खुल के सबको बताना होगा कि हम ये कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं और हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है, उससे हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैं बताना चाहूंगा खेती में भी हमें अलग अलग तरीके से करना होगा। जैसे मैं सब्जियां बहुत ज्यादा उगाता हूँ, मुझे सब्जियों का ज्यादा शौक भी है और उसमें मुझे बचत भी ज्यादा होती है क्योंकि लोगों को सब्जियां ज्यादा चाहिए। तो आप अलग अलग सब्जियां उगाए मौसम के हिसाब से। जैसे अभी भी जैसे हमने गोभी लगा रखी है, ब्रोकली लगा रखी है। गोभी में भी अलग अलग कलर आते हैं, जैसे व्हाइट कलर की गोभी आप ज्यादातर लगाते हैं तो एक उसमें भी जैसे पिंकिश कलर आता है, येलो कलर आता है, उसके प्रोटीन्स अलग होते हैं, विटामिन अलग होते हैं। उनको लगाइए, लोगों को अट्रैक्ट करेंगी वो चीजें और वो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं। अगर हम एक मार्केट्स के उस शेड्यूल से थोड़ा सा भी अलग नहीं होंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। अगर आपके पास गायें हैं, आपके पास भैंसे हैं,
तो उनका घी आप लोगों को दीजिए, आप पनीर बना के लोगों को दीजिए। आप छाछ, आपका घी भी जाएगा, आपका छाछ भी जाएगा, आपका पनीर भी जाएगा। केवल दूध से ही आपका काम नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से आपको रॉ मटेरियल को पक्का बनाना होगा और उसमें सबको देना भी होगा और लोगों को अपने साथ जोड़ना है। एक चैन बनेगी। अगर कोई सामान किसी किसान भाई के पास कम पड़ता है या किसी के पास एक्स्ट्रा होता है तो हम सब एक हैं। हम जैसे पतंजलि, अब योगपीठ से हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे की भी उसमें मदद की जा सकती है। अभी मैं यूपी जा रहा हूँ, एक नितिन काजला भाई हैं उनके पास, तो उनके लिए गुड़ के लिए मैं वहां पे जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास गुड़ नहीं होता है, वो हमसे चावल लेता है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। सुमित जी, आपके पास जो ज्ञान है वो मेरे हिसाब से इस सत्र में नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको एक स्पेशल सेशन दिया करें हम। सो आप उस सेशन में अपनी जानकारी, अपनी जो उपलब्धियां हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में आप संक्षिप्त में बताएं। इसके लिए मैं आपसे अलग से कनेक्ट करूंगा और आपको एक पूरा टाइम दूंगा, जिसमें आप 1 घंटे के लिए आपके पास टाइम होगा और आप अपने जर्नी के बारे में जरूर बताइएगा। अभी के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम थोड़ा सा हमारा केस स्टडी के प्रेजेंटेशन के ऊपर था, तो आज आपके पुष्टिकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे अलग से जुड़ूंगा और इसके बारे में आपको अलग से एक सत्र दूंगा, जिसमें आपको पूरा टाइम मिलेगा, जिसमें आप बताएं, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें शुक्रिया कह सकता हूँ अगर? जी बताइए। हमें हमारे किसान भाइयों को दलहन की तरफ भी जरूर जाना चाहिए। दलहन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर घर की जरूरत है दलहन। जैसे मैं अभी शुरू से अपना सुन रहा था, बहुत से सोयाबीन उगा रहे हैं, अलग अलग तरह की कृषि कर रहे हैं, मूंग, सोयाबीन, चना, इनकी तरफ हमें जाना चाहिए। और चने के हम बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं। केवल चने को सीधा मार्केट में ना दें, चने का आटा, चने की दाल, चने का बेसन, और उससे हम अनेकों चीजें बना सकते हैं और उस तरीके से हमें काम करना होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, काफी अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सुमित जी। और मतलब वैल्यू एडिशन करना है हमें, हर क्रॉप में वैल्यू एडिशन करेंगे तो हमारी प्राइस ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसी से हमें फायदा होगा, तभी हमें कृषि में मजा भी आएगा करने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। मैं अब इस सत्र में पवन सर को एक बार आमंत्रण करूंगा कि पवन सर आए, बिकॉज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने सीधे मुझे मौका दिया था बोलने का। पवन सर। सॉरी सर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हमारे किसान राजकुमार जी जुड़ गए हैं, अगर आधा मिनट उनको दे दे तो उनका भी सत्यापन हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। राजकुमार जी, अगर आवाज सुन रहे हैं तो आप बता दीजिए आधा मिनट में सब कुछ। लोगों को नाम राजकुमार है, झांसी का रहने वाला हूँ। हमारे पास एक है, राजकुमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ राजकुमार जी बताइए। हेलो जी बोलिए। ओम जी सर। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम राजकुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट झांसी का रहने वाला हूँ। हमारे पास सर 3 एकड़ जमीन है, जिसमें मैं तुलसी की खेती करता हूँ, वो भी प्राकृतिक रूप से। और उसकी उपज जो है बहुत अच्छी है और उसकी बिक्री भी अब हमारे घर से ही हो जाती है और उसमें लागत भी बहुत कम आती है। और जिसमें मैं जीवामृत, घन जीवामृत का उपयोग करता हूँ और इसके लिए और अच्छी अगर मार्केट की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। और पुष्पेंद्र जी धन्यवाद, आपने राजकुमार जी को भी बुला लिया था। मैं पवन सर को एक बार आमंत्रण देना चाहूंगा। जी नमस्कार सभी को, ओम। और आज की भी हमारी जो कक्षाएं हैं, जो केस स्टडी का जो प्रस्तुतिकरण है, काफी अच्छा हुआ है। कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत है, उसको भी आज जब मीटिंग होगी तो उस पर भी आज चर्चा कर लेंगे। जितने भी हमारे कृषकों ने अपने अमूल्य अनुभव हमें दिए हैं, उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमारे जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे आइडिया आ रहे होंगे, विचार आ रहे होंगे। उन विचारों को भी आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आने वाले सत्रों में जब ये केस स्टडी वाला हम कार्य समाप्त करेंगे तो उस समय उन आइडियाज को भी हमने चर्चा करनी है और इसमें कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है। कहीं पर गुड़ की कमी है, कहीं पर दाल की कमी है, कहीं पर कोई और चीज कर सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए। जैसा कि बहुत सुंदर तरीके से बताया हमारे
साथियों ने कि हम जुड़े हैं, एक ही सूत्र से हम जुड़े हुए हैं, उसका लाभ लेते हुए, उस सूत्र का लाभ लेते हुए, उस शक्ति का लाभ लेते हुए, उस ऊर्जा का लाभ लेते हुए हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक दूसरे की मदद करेंगे। और यह जो केस स्टडी है एक माध्यम है, एक बहाना है, इसको एक बोझ की तरह नहीं लेना है कि हमें इसको केस स्टडी लिखनी है, लेकिन इसको एक समझना है कि इससे हम क्या चीजें हम आगे कर सकते हैं। तो यह काम को हम करते हुए आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। आज भी हमारा समय काफी हो गया है। सत्र को समापन की तरफ ले जाने के लिए अनुरोध करते हुए करने से पहले मैं आज की योग शिक्षिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और को लाने के लिए जो पर्दे के पीछे हमारे साथी काम कर रहे हैं, ऐसे प्रयासों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्र को समापन की तरफ ले जाने का कष्ट करता हूं। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद सर। और आज जो केस स्टडीज हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन जारी रखेंगे बाद में, जैसा हम रोज करते हैं, और उनमें सुधार की जो जरूरत है, जहां जहां जिनमें थोड़ी बहुत सुधार की जरूरत है, उसके लिए हम डिस्कशन करते हुए इस सत्र को हम जैसे हमारा चलता है अगला सत्र, उस टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं अभी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ऑलरेडी आज हम थोड़ा सा समय से पीछे चल रहे हैं, इसीलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पे इस कार्यक्रम को समापन के लिए डॉक्टर मुन्नीलाल जी को एक बार आमंत्रित करूंगा, एक बार वो इस कार्य का समापन करें। सर मोहन जी को ले लिया जाए सर, आधे मिनट के लिए। आ गए मोहन जी? जी जी बताइए। हाँ मोहन जी है सर, वो अनम्यूट जी करना जी भूल गए थे। मोहन जी एक बार बता दी। मोहन हाँ जी। जी, हाँ जी, हेलो सर अपने बारे में बता दीजिए, जो मैंने बताया इनको वो एक बार हाँ जी, सत्यापित करा दीजिए। जी 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 सर, नमस्कार। ओम। जैसे हमारे सर ने बताया वो बहुत ही सही है। जो भी इन्होंने बताया कि हम 4 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमारे पास 5 गायें हैं, हम उसी के आधार पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जी सर, आवाज आ रही? हाँ जी सुन पा रहे हैं। आ रही। हाँ सर, हम हमारे सर का बखान तो नहीं कर सकते, लेकिन जब से इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है तब से हम अच्छी तरह जैविक खेती और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप दोबारा जुड़े और इस बारे में बताएं। कुशवाहा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी आदरणीय सभी को ओम वंदन अभिनंदन। आज की योगाचार्य बहन जी ने अच्छा योग कराया, और आज की जो किसानों की स्टडी हुई बहुत अच्छी, इसमें हम लोगों का हौसला बुलंद हो रहा है। और अभी सर्दी के कारण मैं कुछ अपना आज कई दिन से टिप्स नहीं दिया, इसके कारण मैंने हैंड किया था, तो मैंने कहा बता दूं, अभी सभी लोग हैं तो अभी सर्दी में वैसे तो हमेशा बताते ही रहता हूँ। तो आप अपने घर में स्वसारी को हाथ रखें, अगर सर्दी हो जाए तो चाय में डाल के उसको पिए। और शिलाजीत, जिसको ज्यादा ठंड लगती है 2 बूंद शिलाजीत दूध में डाल के ले लें। दूध नहीं है तो अपना, जिसको कॉफी का शौक है तो शिलाजीत डाल के कॉफी जैसा बन जाता बहुत अच्छा चाय में, तो उसमें ले सकते हैं, तो आपको ठंड नहीं लगेगी, सर्दी नहीं होगी। और बाहर निकले सुबह शाम जब भी, तो बाएं कान में रुई लगा के निकले। बाएं कान में आपका हीटर होता है और दाएं कान में एसी होता है। और इसी के साथ सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कृपा जी। और ऐसी बात के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस कार्यक्रम को समापन करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। अगले सत्र में जब हमारा टाइम है हम उसमें जुड़ जाएंगे सब, और हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ओम। धन्यवाद। जियो। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। सादर प्रणाम। ओम सबका आभार। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।